हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे वाइब्रेटिंग रोटेटर मॉडल के बारे में। देखिए, अब तक हमने देखा है कि जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हम बात करें रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो ये लाई करती है माइक्रोवेव रीजन में, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी गैप होता है बिटवीन द रोटेशनल लेवल्स ये काफ़ी कम होता है। अगर हम बात करें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है आईआर रीजन के अंदर, क्योंकि आईआर रीजन में एब्जॉर्प्शन होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं वाइब्रेटिंग रोटेटर मॉडल के बारे में। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में जब हमने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा स्टडी किया था, तो उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स डिवाइड होते हैं वाइब्रेशनल स्टेट्स में, और वाइब्रेशनल स्टेट्स फर्दर डिवाइड होते हैं रोटेशनल स्टेट्स में। तो हम ये कह सकते हैं कि एक वाइब्रेशनल बैंड में काफ़ी सारी नंबर ऑफ रोटेशनल लाइंस प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल में रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन साइमल्टेनियसली हो सकता है। इस मॉडल को ही कहा जाता है वाइब्रेटिंग रोटेटर और वाइब्रेटिंग रोटेटर मॉडल। तो इस मॉडल में हम देख सकते हैं कि एक सिंगल वाइब्रेशन के करस्पॉन्डिंग हम डिफरेंट रोटेशनल टर्म्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं, देखिए जो यहाँ वाइब्रेशन एनर्जी लेवल हम कंसिडर कर रहे हैं, इनके बीच का जो सेपरेशन होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द सेपरेशन बिटवीन रोटेशन लेवल्स। हमने देखा था कि वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स के बीच में जो सेपरेशन है वो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में सेपरेशन होता है 0.001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि रोटेशनल एनर्जी जो होती है वो कम होती है देन वाइब्रेशनल एनर्जी। अब जो ये वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होती है, इन्हीं के अंदर जब वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होंगी तो इनके अंदर रोटेशनल ट्रांजिशन होती है, क्योंकि कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है रोटेशनल एनर्जी में देन द वाइब्रेशनल लेवल्स। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब भी कोई आईआर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है तो यहाँ पे रोटेशनल ट्रांजिशन एज वेल एज वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होती है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखिए, हम लिक्विड्स की अगर बात करते हैं तो लिक्विड के केस में हमें प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा मिलता है, क्योंकि लिक्विड में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और इस मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की वजह से जो रोटेशन है वो नहीं हो पाता है, और इसमें हमें प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा मिलता है। तो अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस जो है फ्री होती हैं रोटेशन करने के लिए, तो इस केस में गैसेस के केस में हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिल सकता है। अगर हम कोई एन हार्मोनिक मॉडल जैसे हमने स्टडी किया था एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में, वहाँ पे हमने जब एनर्जी को डिनोट किया था इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, तो हमने उसके लिए जी न्यू टर्म का यूज़ किया था इस तरीके से, जी वी जो आप देख सकते हो यहाँ पे, और एफ जी डिनोट करा रिजिड रोटेटर के केस में जो हमने टर्म वैल्यू स्टडी की थी। तो यहाँ पे जो हम टर्म वैल्यू कंसिडर करेंगे फॉर वाइब्रेशनल रोटेशनल स्टेट्स एज वेल, दोनों के लिए, तो हम उसको डिनोट कर रहे हैं एस वी जे से। वी यहाँ पे है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर और जे यहाँ पे है रोटेशनल क्वांटम नंबर। तो एफ जे की वैल्यू इसके इक्वल आई थी। रिजिड रोटेटर केस में हमने देखा था बी रोटेशनल कांस्टेंट है, और एन हार्मोनिक ऑसिलेटर केस में जी वी की वैल्यू हमें ये मिली थी। तो यहाँ जो सिलेक्शन रूल होगा फॉर द रोटेशनल वाइब्रेशनल ट्रांजिशन वो होगा डेल्टा वी इज इक्वल्स टू +-1 एंड डेल्टा जे इज इक्वल्स टू +-1। तो यहाँ पे हम एक ट्रांजिशन कंसिडर करेंगे फ्रॉम जे डबल डैश टू जे डैश, that is ground rotational state to excited rotational state, and V0 से V1 that is ground vibrational state to एक्साइटेड वाइब्रेशनल स्टेट। तो हमने यहाँ देखा कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर जो वाइब्रेशनल ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल्स होते हैं वो ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं। हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम स्टडी किया था, तो यहाँ पे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो हमें देखी जाएगी जब हम ट्रांजिशन कंसिडर करेंगे ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर। तो यहाँ हम कंसिडर करते हैं, तो देखिए यहाँ जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन होगी, यहाँ पे हमने करस्पॉन्डिंग जो टर्म वैल्यू कंसिडर की है इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, तो वो दोनों का डिफरेंस होगी। तो ये तो अपर स्टेट के लिए हमें मिल जाएगा रोटेशनल और वाइब्रेशनल टर्म, ये लोअर स्टेट्स के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ओमेगा ई माइनस यहाँ से मिल जाएगा हमें ये टर्म, और ये यहाँ से मिल जाएगी ये टर्म। यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, और यहाँ से इसको अगर हम ओमेगा नोट मान लेते हैं, वेयर ओमेगा नोट इज द बैंड गैप अपीयर्स एट द सेंटर ऑफ स्पेक्ट्रा, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी डेल्टा एस वी जे की, आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन की। अब यहाँ पे दो केस बन सकते हैं। अगर डेल्टा जे +1 इट मीन्स अगर एब्जॉर्प्शन होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जे डैश माइनस जे डबल डैश इज इक्वल्स टू +1। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग डेल्टा एस की वैल्यू हमें मिल जाएगी ओमेगा नोट प्लस में 2b जे डबल डैश 1। और अगर हम यहाँ पे डेल्टा जे को -1 रखते हैं या एमिशन का केस कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे जे डैश माइनस जे डबल डैश -1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ
यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें डेल्टा एस की वैल्यू मिल जाएगी ओमेगा नॉट माइनस में 2b जे डैश प्लस 1। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो यहाँ हम लिख सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस में 2b इंटू में m यहाँ पे +-1 +-2 वैल्यू है, इसकी m की वैल्यू j डबल डैश प्लस 1 हो जाएगी इफ डेल्टा j इज इक्वल टू +1 और एब्जॉर्प्शन अगर होता है तो, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का j डैश प्लस 1 अगर डेल्टा j -1 है या एमिशन होता है। तो यहाँ से हमने देखा कि हमें जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो होगी डेल्टा एस वीच इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस 2bm, वेयर ओमेगा नॉट इज द बैंड ओरिजिन और बैंड सेंटर, जहाँ पे सारे बैंड जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं सेंटर से। तो यहाँ से अगर हम देखें कि क्या हम m को 0 ले सकते हैं, तो हम m को 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने m को 0 कर दिया तो इसका मतलब डेल्टा j 0 हो गया, और अब जब डेल्टा j 0 हो गया तो इसका मतलब ये हमें फॉरबिडन ट्रांजिशन मिलेगी, जो कि पॉसिबल नहीं ले सकते हम यहाँ पे। तो डेल्टा j 0 नहीं हो सकता, और डेल्टा j 0 नहीं हो सकता तो इसका मतलब हम m को भी 0 नहीं ले सकते। तो m को अगर हम 1 2 3 इस तरह से पुट करेंगे 1 -1 यहाँ पे, तो करस्पॉन्डिंग हमें डेल्टा s की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, और इनसे जब हम रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा ड्रॉ करेंगे तो हमें ऐसा कुछ स्पेक्ट्रा मिलेगा। ये बैंड ओरिजिन है ओमेगा नोट सेंटर में, यहाँ पे डेल्टा j इज इक्वल टू +1 एब्जॉर्प्शन के करस्पॉन्डिंग, यहाँ डेल्टा j इज इक्वल टू -1 एमिशन के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे हमें 3 ब्रांचेस मिलेंगे, इसको हम p ब्रांच बोलेंगे, इसको q और इसको r ब्रांच। ये जो PQR है ये हमारा रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा है ऑफ ए डायटोमिक मोलिक्यूल। तो अगर हम यही स्पेक्ट्रा कंसिडर करेंगे फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड तो हमें इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे सच दैट इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो सेंटर में हमें मिलेगी वो है यहाँ पे 2143, यहाँ पे कुछ लाई करेगी 2143 वेव नंबर्स में। तो यहाँ से अगर हम HCl की बात करें तो इस केस में हम इस तरीके से P, Q और R ब्रांचेस यहाँ पे अपीयर होंगी। तो इस तरीके से हम रोटेशनल वाइब्रेशन स्ट्रक्चर कंसिडर कर सकते हैं ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल। सो दिस इज अबाउट वाइब्रेटिंग रोटेटर मॉडल। थैंक यू।